अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं एक बार फिर मिस्टर कारदार शो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक है रिसर्च माइंडसेट इन पाकिस्तान और हाउ टू गेट मनी, हाउ टू अरेंज मनी फॉर रिसर्च। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तानी दोस्तों से बात करें तो पाकिस्तान में रिसर्च करना, रिसर्च ग्रुप इस्टेब्लिश करना, रिसर्च फंड हासिल करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। आज हमने दो पाकिस्तान के नौजवान साइंसदानों को अपने शो में मदऊ किया है। वो न सिर्फ पाकिस्तान में रहकर रिसर्च कर रहे हैं, अपना रिसर्च ग्रुप स्टैब्लिश भी कर चुके हैं, रिसर्च फंड्स भी विन करते रहते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। अगर चाह हमें पता है कि हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, सिस्टम की खराबियां हैं, लेकिन वो इसी खराब सिस्टम में शिकायत किए बिना अपना रास्ता निकाल रहे हैं और अपने रिसर्च की मकसद को अमली जामा पहना रहे हैं। आज का शो नौजवान साइंसदानों के लिए ना सिर्फ मशले राह है, उनके लिए रहनुमाई है, उनके लिए मोटिवेशन है, उनसे ये बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम अपने पहले मेहमान को स्क्रीन पे दावत देते हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मुशर्रफ, डॉक्टर गुलाम मुशर्रफ, सॉरी कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम मुशर्रफ, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, अपना रिसर्च ग्रुप रन करते हैं, बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को ये फारिगुल तहसील कर चुके हैं इनके ग्रुप में, और बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट करंटली काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। हम इनको इनवाइट करते हैं स्क्रीन पे, डॉक्टर सैयद मुशर्रफ साहब। इनके साथ हमारे एक और मेहमान जो अभी बजाय कंपैरेटिवली हमसे जूनियर है काफी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आसिम लईक खान, कॉमसेट्स लाहौर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और ये हमारे दूसरे नौजवान रोल मॉडल साइंटिस्ट हैं। आप दोनों को खुश आमदेद। जी, बहुत शुक्रिया नदीम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे तो आ रही थी आपकी आवाज। ठीक है, तो बाकायदा हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आसिम, मैं सीनियरिटी वाइज जाता हूं, डॉक्टर मुशर्रफ से पहले स्टार्ट करता हूं। डॉक्टर मुशर्रफ, आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह कराएं कि आप बताएं कि आपका रिसर्च एरिया क्या है, आपके पास कितने रिसर्च स्टूडेंट हैं, कि कौन कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और आखिरी एक सवाल थोड़ा सा इससे रिलेटेड है कि क्या कोई कैप है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक वक्त में रख सकता है? डॉक्टर मुशर्रफ जी, नदीम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया। हम ख़ास तौर पे हमारे जूनियर हजरात के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त रिसर्च की फील्ड में आना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी डिस्कशन से उन लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा मेरी फील्ड से रिलेटेड, एक्चुअली मैं बाय डिसिप्लिन ऑर्गेनिक केमिस्ट हूँ। मेरा मास्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। उसके बाद फिर मेरी फील्ड स्विच होती गई टूवर्ड्स एनालिटिकल एंड देन बायो एनालिटिकल। मैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे काम करता हूँ एंड प्लीज टू शेयर दैट ये I am the pioneer, especially in Pakistan, related to advanced mass spectrometry research, especially in metabolomic side. तो ये अल्लाह का एहसान है कि कुछ एजाज़ात इसमें हैं मेरे पास। तो मेरी फील्ड जो है उसमें हम मुख्तलिफ डिज़ीज़ पे काम करते हैं, जिसमें बहुत कॉमन कैंसर जो पाकिस्तान में है, ओरल कैंसर, लंग कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर, उनके बायोमार्कर की आइडेंटिफिकेशन एंड देन वैलिडेशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस एंड थेरेप्यूटिक पर्पस जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक एंड some other techniques as well. Addition to that, my research group is extensively working on the thalassemia patients. आपको पता है थैलेसीमिया में ब्लड का बहुत सीरियस मसला होता है, तो वी आर trying to develop a kind of a strategy which can be compensatable with the blood transfusion. I mean, आपको blood transfusion की
फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी if you have such kind of therapy which is known as fetal hemoglobin production. So this kind of therapy is not new to the world, but the availability of drug which can produce fetal hemoglobin is limited all over the world. So we are somehow identifying a kind of new drug which can be used for the production of fetal hemoglobin. तो ये थैलेसीमिया की फील्ड के अंदर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से मैंने बताया कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें बहुत बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स आता है। हम इसमें हर्बल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड जो कि शायद हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इतना नहीं कंसर्न करते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रिलेटेड टू हलाल रिसर्च, विच मीन्स दैट do we have a capacity to check the contamination of forbidden substances? जो इस्लाम में फॉरबिडन है, तो उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो रिसर्च है, वो भी मैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूँ। और पाकिस्तान से एज ए मेंबर हूँ टर्की की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सिमिक, उसमें जो साइंटिफिक कंपोनेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीदा डिसिप्लिन है जो मैंने आपको बताया कि इसमें मेरा रिसर्च ग्रुप काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिसर्च ग्रुप की तादाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। फेयरली स्पीकिंग मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट अराउंड 15 to 20 आप जिनके डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं। जी, मैं तकरीबन आई थिंक अराउंड इतना ही है कि मतलब 15 स्टूडेंट्स तक के कुछ हैं जो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, एमफिल पीएचडी दोनों मिला करके। और इसके अलावा और जो है वो फिर आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि जो थर्ड क्वेश्चन था कि आप कह रहे थे कोई हायरार्की है, आई थिंक जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिमिटेशन है, आपका ये सवाल था मेरा ख्याल से। जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसा है, एचईसी की गाइडलाइन मौजूद है बाकायदा, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया हुआ है कि जो स्टूडेंट है दे मे हैव अप टू दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह का प्रपोजल एचईसी की तरफ से है, कुछ लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं, इस तरह का है, बट देयर इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन एज फार एज द एचईसी कंसर्न। क्योंकि ये आगे सवाल आएगा इसके हिसाब से कि एक वक्त में प्रोफेसर कितने थीसिस चेक कर सकता है, तो लेकिन एक थोड़ा सा पार्ट रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से रिलेटेड है। जो आपके पास रिसर्च फंडिंग है, प्रोजेक्ट्स है, नेशनल इंटरनेशनल, वो कौन से कितने अभी तक हैं? जी अच्छा, देखें, ये जो मैंने actually have joined in 2007 as an assistant professor, so since then तकरीबन मेरा ख्याल से अच्छा खासा टाइम गुजर गया है मुझे एकेडमिक्स में। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो मेरे पास आई थिंक अराउंड, जिसमें मैं पी आई हूँ, जो ज़्यादातर कंप्लीट हो गया और कुछ चल रहे हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं। और जिसमें मैं मतलब इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी भी है और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी हैं। और उसकी अगर आप टोटल अमाउंट की बात करें तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर इज अराउंड $500,000 which I have secured, $500,000 which I have secured so far, I think। तो ये कुछ इस तरह का फिगर है। चलिए, सेम क्वेश्चन डॉक्टर आसिम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप किस टाइप की रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एरिया, स्टूडेंट्स। अब क्योंकि आप का भी इतना लंबा मीनिंग नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब की माशाल्लाह लंबी मीनिंग है, आप तो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड। लेकिन आपकी बड़ी तारीफ सुनी है, हमारे जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो बताते रहते हैं आपकी प्रोग्रेस। तो आप कौन सी टाइप की रिसर्च फंडिंग सिक्योर कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल? जी आसिम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम कारदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपने जो थॉट्स उनको शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं एज अ ग्रेजुएट केमिकल इंजीनियर हूँ, तो एज अ प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर मैंने मास्टर्स स्वीडन से किया और पीएचडी जो है वो KU लुवन बेल्जियम से की। और ये सारा जो सफर था ये मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी रिसर्च की थीम के ऊपर रहा। जो मेरी पीएचडी और उसके बाद पोस्टडॉक के अंदर जो प्रोजेक्ट था दैट वाज अबाउट CO2 कैप्चर। तो जो आवर मेन रिसर्च वाज फोकस्ड ऑन कि हम किस तरह पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन्स बना सकते हैं जो कि
CO2 आपको पता है इट्स अ मेजर ग्लोबल वार्मिंग के लिए और ग्रीन हाउस गैस है, गैसेस, एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और आजकल जिस तरह क्लाइमेट चेंज के लिए चेंज बहुत का सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो आवर मेन ऑब्जेक्टिव वाज और इवन नाउ कि हम कैसे बेटर एंड मोर इम्प्रूव्ड एंड इकोनॉमिकल मेम्ब्रेन्स बना सकते हैं फॉर CO2 कैप्चर। तो उसके बाद इन 2012 आई ज्वाइन कॉमसेट्स लाहौर एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और जाहिर है जब आप एज अ न्यू फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करते हैं देन यू हैव टू पास थ्रू अ स्ट्रगलिंग फेज। तो फर्स्ट couple of years was about writing proposals, applying for grants, securing funding, और उसके बाद कुछ थोड़ा लक का भी फैक्टर कह सकते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल्स आई वन फ्यू प्रोजेक्ट्स। तो जो एज अ रिजल्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स अब हमने जो अपनी फील्ड है वो थोड़ी डाइवर्सिफाई कर ली है। यानी कि मेरा जो PhD का काम था दैट वाज ऑल अबाउट CO2 कैप्चर, बट नाउ इन अवर रिसर्च ग्रुप जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, हम वाटर के ऊपर, वाटर क्योंकि नेशनल इश्यूज के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि किस तरह हम उनको एड्रेस कर सकते हैं थ्रू अवर रिसर्च। तो वी आर नाउ सिंथेसाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग मेम्ब्रेन्स जो कि क्लीन वाटर प्रोडक्शन कर सके। वेस्ट वाटर का बहुत बड़ा इशू है हमारे, जो कि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की तरफ लेके जा रहा है हमें। तो उसमें अंदर हैवी मेटल्स की रिमूवल, वाटर ट्रीटमेंट, इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। फिर कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल ऐसे प्रोसेसेस हैं जहाँ पे सेपरेशन, क्योंकि मेम्ब्रेन आपको पता है एक सेपरेशन प्रोसेस है, तो सम ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनकी हम सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल वाटर एजियोट्रॉप जो है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशन हम मेम्ब्रेन्स की देखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर तो बहुत ज्यादा हमने नाम एज अ लेमैन भी पता होता है रिवर्स ऑस्मोसिस RO का, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, जो कि लेस एनर्जी इंटेंसिव है, इकोनॉमिकल है, और सेम अमाउंट ऑफ रिकवरी या ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं उसके थ्रू। तो वी आर आल्सो वर्किंग ऑन फॉरवर्ड ऑस्मोसिस, हम उसका हम सेटअप डिजाइन कर रहे हैं और उसकी मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी कर रहे हैं। फाइनली प्रोजेक्ट जी, प्रोजेक्ट्स और स्टूडेंट प्रोजेक्ट, मेरे पास 2 NRPU प्रोजेक्ट्स हैं जो कि HEC का एक मेन रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोबेबली है, नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज। एक पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है जो कि मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और 2 रिसेंटली हमने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट GCRF प्रोजेक्ट्स विन किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टीसाइड के साथ। डॉक्टर फैजान अहमद हमारे पहले यहाँ पे कोलीग थे, नाउ ही इज अ फैकल्टी मेंबर ओवर देयर। 2 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स एग्जैक्ट नंबर PhD स्टूडेंट्स मेरे पास 4 हैं जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। मास्टर्स और MPhil जो प्रोजेक्ट हैं दे आर अराउंड 8 और 9 आई थिंक, जिनको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, सुपरवाइज या को सुपरवाइज। तो वी आर रफली अराउंड 15 और 16 और इन रिसर्चर्स इन द रिसर्च ग्रुप। और जो फाइनली आपने बात की स्टूडेंट्स की, तो वो HEC की जो रिक्वायरमेंट है एज फार एज आई नो वो 10 मास्टर स्टूडेंट एंड प्रोबेबली 5 PhD स्टूडेंट्स की है। लेकिन अगर आपका जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट फैक्टर है वो एक सर्टेन नंबर से ज्यादा होता है तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं आप? ये किसी की भी इसके अंदर जो डेजिग्नेशन जी PhD फैकल्टी आफ्टर 3 years you can supervise a student। ये एक नई उन्होंने लास्ट कपल ऑफ ईयर से निकाली है कि पहले 3 साल आप सुपरवाइज नहीं कर सकते आफ्टर PhD। After 3 years, you can supervise 10 masters and I believe 5 PhD students. And if you have an impact factor, I think 100 से ज्यादा है तो फिर लिमिटेशन नहीं है। बट हमारी जाहिर है डिपार्टमेंट की कुछ लिमिटेशंस हैं, बिकॉज वी वांट के डाइवर्सिटी हो स्टूडेंट्स की, ये ना हो कि एक ही फैकल्टी मेंबर के पास सारे वो उस तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। तो हमारी कुछ इंटरनल हम थोड़ी कुछ इस तरह की लिमिटेशंस है। डॉक्टर मुशर्रफ, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, हम बाकायदा स्टेप वाइज अपनी बात को, अपने फोरम को ओपन करेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी पॉलिसीज होती हैं टू अट्रैक्ट फैकल्टी टुवर्ड रिसर्च ना, कि भाई वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो, तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट कोई ऐसा उन्होंने कोई स्कीम रखी हुई है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं रिसर्च के लिए कि फैकल्टी जो है वो इन्वॉल्व हो? कोई ऐसा है, या फिर वो कहते हैं नहीं जी विदाउट एनी सपोर्ट के बस रिसर्च करो कहीं से भी? फर्स्ट डॉक्टर मुशर्रफ एंड देन
जी नदीम एक्चुअली मैं फेयरली स्पीकिंग आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी द पार्ट ऑफ द ICCBS. हमारा सेंटर जो है वो इज़ वेल नोन एज फार एज द रिसर्च एक्सीलेंस कंसर्न. We have received Research Excellence Award from the IDB twicely. So in terms of facilities, we do have kind of state-of-the-art facilities जिसमें NMR instruments हैं जो कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 900 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं. एक ब्रॉड रेंज ऑफ मास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. मतलब क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ बायोलॉजिकल विंग भी है which is Dr. Panjwani Center for Molecular Medicine and Drug Research. So we do have a kind of all facilities related to molecular aspects of the compounds, including animal facilities. So facilities के reference से तो हम we are blessed that we are working at the ICCBS, number one. So which actually provides a conducive environment to conduct good quality research. तो ये एक चीज तो बहुत वाजिया है. नंबर वन बात ये हो गई. दूसरी बात आपने कही कि आपको जो इंस्टीट्यूट है वो क्या मतलब फर्दर सपोर्ट करता है. सो हमारे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट अट्रैक्शंस हैं फॉर द फैकल्टी मेंबर्स. बिकॉज अगर आप एक्सटर्नल ग्रांट लेकर आते हैं तो आपको उसी मैचिंग की ग्रांट हमारा इदारा भी रिलीज करता है. फॉर एग्जांपल मैंने कोई अगर 4 मिलियन का प्रोजेक्ट लिया है तो उसकी मैचिंग की ग्रांट 4 मिलियन बनती है इदारे में, लेकिन वो जो हमारा एक मैक्सिमम लिमिट है वो आपको रिलीज कर दी जाती है फॉर योर रिसर्च वर्क. तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अमाउंट अलग है, एसोसिएट के लिए अलग है और प्रोफेसर फुल प्रोफेसर के लिए अलग है. तो ये चीज इसकी वजह से जो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रिसर्च ग्रांट विन करते हैं, उनको ये भी अट्रैक्शन होती है कि जी इसी तरह की इक्वल अमाउंट इदारा भी उनको दे देगा. तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव from our institute which actually motivates us towards research. Number one. Number two बात ये हो गई. नंबर थ्री इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये भी है कि हमें इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन के लिए बड़ा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी जो KPIs हैं इसमें बाकायदा एक नंबर दिया गया है जिसमें अगर आप इस तरह की सर्विसेज लेकर आते हैं तो आपको डेफिनेटली वो एक इकोनॉमी सपोर्ट है और एक सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके तहत आपको उसके नंबर सिक्योर होते हैं, जिसमें आपकी एनुअल प्रमोशन में जो इंक्रीमेंट है उसमें आपका हेल्प मिलती है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक गुड क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए चाहिए होता है. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मतलब अभी हमारे रिसेंटली एक स्कीम आई है जिसमें तमाम फैकल्टी मेंबर्स को फंड्स किया जा रहा है. इट इज नॉट दैट हाई अमाउंट बट अ काइंड ऑफ नॉमिनल अमाउंट 0.5 मिलियन है, जिसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को straight away consider किया जाएगा which relates to the issues of local people. जो एक आम आदमी का मसला है उसको अगर आप एड्रेस कर रहे हैं तो आपको इदारा जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा. चौथी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जी मैं मतलब वो फैक्टर्स बता रहा हूँ जो हमें मोटिवेट करते हैं. चौथी जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम वी आर नॉट वेरी मच इन्वॉल्व इन टीचिंग. तो वी यूज टू स्पेंड आवर 80% टाइम towards research. मतलब हमारे पास रिसर्च के लिए बकायदा टाइम है. We have no excuse that we have a kind of teaching burden. That's one of the important issues if you want to have a good quality research. ना आप भी excuse ही कह रहे हैं उसको. चलें ठीक है, मैं अब आपके साथ. No, I mean the people used to give such kind of excuses that they don't have time for research. So आपने डॉक्टर आसिम को हिंट दे दिया. डॉक्टर आसिम बिल्कुल जी. तो हमारा इतनी HEJ जैसी इतनी रोजी पिक्चर तो नहीं है यहाँ पे कॉमसेट्स में, बिकॉज डेफिनेटली एक डिफरेंस है. ये एक टीचिंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन आपको पता है कि कॉमसेट्स भी रिसर्च के अंदर कॉमसेट्स की रैंकिंग काफी अच्छी है. और इवन दो कि ये न्यू या यंग यूनिवर्सिटी है, बट इन द लास्ट 20 odd years काफी ज्यादा
प्रोग्रेस की है द यूनिवर्सिटी ने। तो जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है, तो ऐसे तो नहीं होता कि अगर एक नया फैकल्टी मेंबर ज्वाइन करता है तो यू वुड गेट अ लैब और आपके पास सारे इक्विपमेंट होंगे और आप स्ट्रेट अवे रिसर्च स्टार्ट कर सकोगे। ऐसी सिचुएशन नहीं है। बट एक चीज है कि वी आर ब्लेस्ड के आप फॉर एग्जांपल मैं एज अ केमिकल इंजीनियर और केमिकल सिंथेसिस वगैरह से हमारा ताल्लुक है। So we do have all the major characterization facilities that we need. For example, in my research या chemical engineering की जो research है, मिसाल के तौर पे characterization equipment जो है NMR, FTIR, GCMS वगैरह वगैरह, तो we do not have to fight for these very expensive and fascinating equipment. तो जो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है वो ये कि वन शुड अप्लाई फॉर रिसर्च ग्रांट्स। जो भी रिसर्च की कॉल आती है हमारे लिए एक इनफैक्ट मैंडेटरी होता है कि हमने जरूर प्रपोजल लिखना है और उसको सबमिट कराना है। तो रिसर्च फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक है, जो कॉमन फैसिलिटीज उन तक है, लेकिन अगर आपने अपनी लैब एस्टेब्लिश करनी है या रिसर्च करनी है खुद, तो देन यू हैव टू स्ट्रगल योरसेल्फ और रिसर्च फंडिंग। और ऊपर से जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि रिसर्च आप जितनी विन करते हैं ऊपर उसके उतनी ही यू गेट ओवर इट, तो ऐसा टॉप अप भी नहीं है, बल्कि इनफैक्ट उसके अंदर से कुछ अमाउंट और एक को चला जाता है जो कि नहीं डॉक्टर साहब तो एक एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर से बात कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम समझते हैं आपके, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है आसिम, जब मैं कॉमर्स लाहौर में था तो वहाँ पे मास्टर लेवल का जो प्रोजेक्ट था उसको फाइनेंस करते थे वो 2 से 3 लाख रुपए कॉमर्स यूनिवर्सिटी देती थी। आई डोंट नो अब उन्होंने कैरी ऑन किया नहीं किया, आई डोंट नो। एंड आई थिंक प्रोबेबली नंबर ऑफ द मास्टर स्टूडेंट वो इतना इंक्रीज कर गया कि वो शायद सस्टेनेबल नहीं रहा। एक चीज है कि एक सीड ग्रांट वी डू गेट, एक सीड ग्रांट जब एक फैकल्टी मेंबर या एक पीएचडी स्टूडेंट अगर या पीएचडी तो नहीं आरए अगर कोई ज्वाइन करता है तो दे डू गेट सीड ग्रांट, बट अगेन इट्स वेरी competitive. It's not like everyone gets it. Okay. लेकिन स्टिल आप इन सब के बावजूद आपने रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च इस्टेब्लिश किया है, रिसर्च ग्रुप है, जैसे कि आप कह रहे हैं 4 पीएचडी स्टूडेंट भी हैं, तो इट्स रियली अप्रिशिएटेड। क्या मेरा नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि दुनिया भर में हो सकता है डॉक्टर मुशर्रफ जो है उन्होंने कहा 80% वो रिसर्च करते हैं क्योंकि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, 20% टीचिंग। लेकिन नॉर्मल मैं एडिशनल सवाल पिछले से रिलेटेड डॉक्टर मुशर्रफ से करूंगा कि अगर आप थोड़ा सा कराची यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे भी बताएं, क्योंकि आप कराची यूनिवर्सिटी का इदारा है, कराची के वो उनकी क्या पॉलिसी है रिसर्चर को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। और दूसरा सवाल ये सॉरी और उसके साथ ये सवाल है कि सारी दुनिया में साइंटिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिक्स जो हैं वो टीचिंग और रिसर्च टुगेदर करते हैं, और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज बन गया है। क्या कोई अलॉटमेंट नहीं है टाइम्स की कि कितने टाइम रिसर्च कर सकते हैं या टीचिंग कर सकते हैं, या टीचर्स को सपोर्ट नहीं है, उनको टाइम नहीं मिलता? ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज है पाकिस्तान में। और ये कन्फर्ट क्या कहते हैं ना कि कन्फर्ट भी करते हैं, कि कन्फ्रंट भी करते हैं चीजें को कि भाई वो तो बिल्कुल उनके पास तो हर चीज हेवनली अवेलेबल है, इसलिए चीजें के जो फैकल्टी है वो रिसर्च कर सकती है और हम नहीं कर सकते। मैं कराची यूनिवर्सिटी और बिलअमूम सबकी बात कर रहा हूँ कि वो फिर एक तरह का उसमें आ जाते हैं। तो ये कैसे हो? जी नदीम, आपने पहला सवाल जो पूछा है कराची यूनिवर्सिटी की पिक्चर, तो कराची यूनिवर्सिटी में का ज़्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका वही पिक्चर है जो कराची यूनिवर्सिटी का भी है, विच मीन्स के बहुत ज़्यादा रिसर्च फैसिलिटीज़ एज ए होल मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और जो थी भी या जो हैं भी तो उनकी सस्टेनेबिलिटी के मेजर इश्यूज़ हैं और अपग्रेडेशन भी नहीं हो रही है। देखें, विदाउट हैविंग गुड क्वालिटी एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी रिसर्च वर्क, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये इस मामले में नो डाउट के जो प्रॉब्लम कराची यूनिवर्सिटी को है, आई थिंक वही प्रॉब्लम पाकिस्तान की दूसरी तमाम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादातर को हैं, सवाए चंद एक को छोड़ करके। एक तो ये एक प्रॉब्लम है कि रिसर्च की जो फैसिलिटीज़ एज ए जनरल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं है।
डिपार्टमेंट्स के अंदर इसी तरह के जो फंड्स एलोकेशन है वो भी बहुत सस्टेन नहीं है, और बहुत ही नॉमिनल सी अमाउंट उनके पास होती है विच इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल पीएचडी, बट वो इतनी अमाउंट कम है कि मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो किसी शायद एक केमिकल आएगा और वो अमाउंट खत्म हो जाएगी। तो फंडिंग का क्वेश्चन नो डाउट है डिपार्टमेंट्स को, उनके पास मतलब कोई सपोर्ट फंडिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं है, ठीक है, ठीक जी मतलब बहुत लिमिटेड है, बट हाँ, बट वो बहुत इतनी नॉमिनल है कि उसका कोई खास इम्पैक्ट वो उसकी नहीं। कोई हाँ वैल्यू नहीं है जी ना उसकी, ठीक ठीक। जी, तो अब ये ये कि एक बात हो गई। टीचिंग टीचिंग क्यों एक्सक्यूज बनती जा रही है, कि हाँ मतलब ये टीचिंग, जेन्युइन एक्सक्यूज जी है, जी जी, मतलब मैं इस पे 50 बात करता हूँ आपने। जी अच्छा, इसमें देखें दो चीजें, एक तो बात ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि दुनिया भर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं दे आर डिफरेंट। आपको पता है मैक्स प्लांक है और भी बहुत सारे हैं, तो वो हम वी यूजुअली डील द पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, और दुनिया भर में ऐसा ही है, वो एक्सीलेंस रिसर्च पे फोकस करते हैं, तो उनका तो एक पैटर्न है और सेम, और यही हाल यूनिवर्सिटीज में भी है कि उनका जो पैटर्न है वो टीचिंग भी है और साथ में उनको रिसर्च भी करनी होती है। अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में बात करें तो ये बड़ा मैंडेटरी पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप देखें, हमारे यहाँ जो टीचिंग बर्डन है टीचर हजरात पे वो बहुत ज़्यादा है, नो डाउट इसमें, क्योंकि जो रिक्वायर्ड फैकल्टी मेंबर हैं, जितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उस पर जितने पीएचडीज चाहिए वो उतने नहीं हैं, और प्लस जो इवनिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट है इसने भी किसी हद तक टीचर्स को बहुत ज़्यादा इंगेज कर दिया है टूवर्ड्स टीचिंग। एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से लोग टीचिंग में बहुत एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व हुए हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरा इशू जो अभी आपने इस पे बात की थी कि रिसर्च इन्वायरमेंट, वो भी बहुत खातिर ख्वाह नहीं है, और जिसकी वजह से जो वो एक सेकंड प्रायोरिटी पर आप समझे कि प्रायोरिटी पे नहीं है रिसर्च कंपोनेंट। लेकिन पिछले कुछ मतलब आप समझे कि जब से ये HEC इस्टेब्लिश हुई है और इसके मुख्तलिफ KPIs आए हैं और फिर टेन्योर ट्रैक आया है, इसने किसी हद तक चेंज लेकर आया है पूरे पाकिस्तान में, और अब जो टीचर हजरात हैं क्योंकि उनको उसके बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और नजर आ रहे हैं, इस वजह से लोगों ने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और वो वाज़ेह तौर पे इम्पैक्ट आ रहा है उसका। तो टीचिंग का जो आपने क्वेश्चन उठाया, ये दुनिया भर में तो नहीं है, वहाँ पे बैलेंस है और उनके पास वो फैसिलिटीज भी हैं, तो वो टीचिंग भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो मैंने आपको बात बताया कि लोड बहुत ज़्यादा है टीचर हजरात पर और तादाद कम है, एट द सेम टाइम उनके पास जो रिसर्च करने के मौके हैं या इन्वायरमेंट है वो भी लिमिटेड है, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी शामिल है। सही। डॉक्टर आसिम, आपसे भी यही सवाल के माशाल्लाह आप तो एक रोल मॉडल हैं, आपने डिपार्टमेंट में भी और यूनिवर्सिटी में भी, और कहीं कहीं चीदा चीदा लोग नजर आते हैं जो कि ऐसी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं जब पाकिस्तानी दोस्तों से, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, पाकिस्तानी क्या मैं भी पाकिस्तानी हूँ, सब तो उनके पास यही एक बहुत बड़ा इशू होता है कि मतलब हमारे पास वक्त ही नहीं है और इतना बर्डन है और ये है, और दूसरा एक्सक्यूज जाहिर बात है कि जब टाइम नहीं है तो फिर रिसर्च प्रपोजल कहाँ से लिखें, फंड कहाँ से लाएं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो होता है सेंट्रल फैसिलिटीज जो जाहिर बात है बहुत महंगी होती है, वो तो यूनिवर्सिटी और एस्टेब्लिशमेंट ही देगी, लेकिन जो लैब बनती है वो तो आपकी अपनी ग्रांट से बनती है ना, और वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप 5-7 साल 6 साल करते जाएं तो आपकी एक दिन आएगी कि बड़ी जबरदस्त लैब बन जाएगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्सक्यूज क्यों है हमारे यहाँ? जी बिल्कुल, बड़ा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा रिस्पेक्टफुली डॉक्टर साहब से कि ये एक्सक्यूज तो है समहाउ टीचिंग का, लेकिन जब मैं इसको कंपैरिजन इसका करता हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से, तो एक चीज बड़ी क्लियर जो मुझे नजर आती है, शायद हर जगह ना हो बट इन मैनी यूनिवर्सिटीज,
कि हमारे यहाँ टीचिंग लोड डेफिनेटली होता है, लेकिन वी नॉर्मली एचईसी की वजह से, टेन्योर ट्रैक की वजह से बहुत ज्यादा फैकल्टी की हायरिंग हुई है इन द लास्ट डेकेड और सो, जो कि पहले शायद नहीं था, क्योंकि टेन्योर ट्रैक है और अब यूनिवर्सिटीज के लिए हायरिंग थोड़ी आसान है। अगर आप बाहर देखें तो वहां पे जॉब, एकेडमिक जॉब काफी ज्यादा मुश्किल है। नॉर्थ अमेरिका की आप एग्जांपल ले लें, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की एग्जांपल ले लें, तो बहुत 4-5 फैकल्टी मेंबर ज्यादा से ज्यादा एक डिपार्टमेंट में होते हैं जिन्होंने पूरा एक टीचिंग लोड संभाला होता है। मैं अपनी अगर सुपरवाइजर की बात करूं एक पर्सनल एग्जांपल के तौर पे, तो एक पूरा सेमेस्टर हमें पता होता था कि फॉल या स्प्रिंग का एक सेमेस्टर हमने उनकी शक्ल नहीं देखनी, बिकॉज वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उनकी 3-4-5 लोग होते हैं और वो सारा एक पूरा प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं। एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई दूसरा प्रोफेसर वो लोड लेता है और दे कैन वर्क ऑन द रिसर्च मोर। तो ये एक पर्सनल आई थिंक के मोटिवेशन है। अगर आपके पास पैशन है, इफ यू डू वांट टू डू रिसर्च, तो फिर आपको बैलेंस, ये राइट बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और ये मुझे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जगहों पे तो ये चीज वैलिड होगी, लेकिन ये एक्सक्यूज एक ज्यादा हो सकती है। अगर आपको वाकई पैशन है तो देन यू मे फाइंड टाइम टू सुपरवाइज स्टूडेंट्स, टू गिव देम टाइम लैब डेवलपमेंट में भी, प्रपोजल्स के लिए भी, बिकॉज एज अ टीचर और एज अ रिसर्चर इन दोनों में बहुत सारी कॉमन चीजें भी हैं, लेकिन ये कभी कभी मुझे ये लगता है ये बहुत डिफरेंट चीजें भी हैं। जब आप एज अ टीचर एक लेक्चर प्रिपेयर करते हैं या डिलीवर करते हैं तो इट्स अ इंटायरली डिफरेंट थिंग एज कंपेयर टू जब आप रिसर्च फंडिंग को सीख कर रहे होते हैं या सुपरविजन कर रहे होते हैं। तो आपको यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से रिलेटेड हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जब से डॉक्टर ताउर रहमान साहब ने एचईसी स्टैब्लिश किया है, एचईसी की वजह से जो पीएचडी जो है, पीएचडीज जो है हमारी यूनिवर्सिटी में वो कंसिडरेबल अमाउंट में है, मतलब फैकल्टी जो है काफी पीएचडी आ गई है, लेकिन मुझे रिसर्च माइंडसेट नजर नहीं आता है ना। ठीक है, रिसर्च इन्वायरमेंट नहीं, जैसे अभी पहले डॉक्टर मुशर्रफ ने बात की थी, तो मतलब अगर हम पीएचडी हैं और इतने लाखों करोड़ों रुपए इन लोकल भी और इंटरनेशनल भी आप पे स्पेंड किया गया है और आप आके रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये कोई एक अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर जो आप पढ़ा रहे हैं वो तो कोई सिंपल एमएस भी पढ़ा सकता है। इट्स एचईसी के जो मनी जो है वो वेस्ट होती हुई जा रही है, ड्रेन हो रही है। तो अगर हम एक्सक्यूजेस रखेंगे और पीएचडी रिसर्च नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी का जो कहते हैं वो स्ट्रेंथ जो होती है, जो कि रैंकिंग होती है, वो रिसर्च उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो फिर पीएचडी की क्या जरूरत है? मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है डॉक्टर मुशर्रफ, पीएचडी की तादाद? हाँ, एक्चुअली नदीम, मेरा परसेप्शन इसमें ये है कि देखें, पीएचडीज की तादाद बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं होता, खाली क्वालिटी भी होती है। अच्छा, मैं जिस तरह आपने एचईसी का तस्करा किया और डॉक्टर साहब का तस्करा किया, आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब जब जिस टेन्योर में थे तो बहुत बड़ी तादाद हमारी एचईसी ने स्पॉन्सर किया था। स्टूडेंट्स जो बाहर गए कंप्लीट पीएचडी के लिए, उनको एचईसी ने फंडिंग किया और वो टॉप यूनिवर्सिटीज में गए थे फ्रॉम डिफरेंट डेवलप्ड कंट्री, और फिर वो वापस आए हैं। उनको एचईसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फंडिंग की फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर लैब्स। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर जो आपने बात कही कि ये जो एचईसी ने इस तरह से स्ट्रेंथनिंग किया नंबर को और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को, जिसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी की तादाद भी बढ़ी, तो एट द सेम टाइम पर्सनली मेरी अपनी ये ऑब्जर्वेशन है कि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जब जाता हूँ और मिलता हूँ तो वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रिसर्चर बैठे हैं, इतने ज़बरदस्त जगहों से वो पीएचडी कर आए हैं और इतनी एक्सीलेंट फील्ड डेवलप कर रहे हैं और फुल एनर्जी लगा रहे हैं। तो मेरा परसेप्शन इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है काफ़ी टाइम से, कि माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त जो हमारे जो फैकल्टी हजरात हैं वो जिन जगहों से आए हैं उनमें विलिंगनेस है काम करने की, और वो कर रहे हैं। और एक से बढ़कर एक फील्ड पाकिस्तान में जिसमें हम बाहर नाम सुनते थे, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है या हो रही है।
तो हो रही हाँ हो रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। मैं समझता हूँ कि रिसर्च माइंडसेट की पॉजिटिविटी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिसर्च माइंडसेट टुवर्ड्स सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है। अगर आप इंडस्ट्री के रेफरेंस से बात करते हैं तो वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि अभी जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने शायद पीएचडीज को एक्सेप्ट करना शुरू नहीं किया। उन्होंने जो खासतौर पे जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने R&D सेक्शन को पाकिस्तान में नहीं लाए हैं। उन्होंने हमारे पीएचडी स्कॉलर्स को अपने यहाँ अकोमोडेट नहीं किया। ये यहाँ पर एक गैप बहुत बड़ा मौजूद है जो कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का है। यहाँ पे इशू है, आई एग्री। बट वैसे पाकिस्तान में रिसर्च के लिए ideal atmosphere है, because I'm one of the members of the Global Young Academy. TOS Young Affiliates का मैं member हूँ, and I'm used to connect with so many people from different countries. उनके different issues पे हम लोग बात करते हैं। तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान तो इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि जहाँ पे रिसर्च की मौके बहुत हैं। अगर एक डॉक्टर साहब बंदे में आप विलिंगनेस है जी। काफी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस बात पे कि आप क्योंकि एचईजे के एनवायरनमेंट में भी हैं और वहां पे सब कुछ मतलब काफी अबंडेंस है, मतलब कुछ डिफिकल्टीज तो हैं। मतलब अगर वो रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे लोग आए हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, वो स्टार्ट, लेकिन उनको जो काम वो 6 मंथ में कर सकते थे, उनको उसमें 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं। मतलब वो बहुत स्लो स्पीड जा रही है। कोशिश कर रहे होंगे यकीनन, उनकी नियत पे और खुलूस पे बिल्कुल भी हमें कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब वो बन नहीं पा रहा है। डॉक्टर आसिम, आप भी एग्री करते हैं डॉक्टर साहब से या फिर? जी, मैं भी एग्री करता हूँ और बड़ा पॉजिटिव हूँ मैं भी इसमें भी। लेकिन एक जो मुझे चीज ऑब्जर्वेशन में है, जब आप एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप काम कर रहे होते हैं किसी सुपरवाइजर के अंडर, तो आपकी जो प्रायोरिटीज है वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बड़ी डिफरेंट होती है। यू आर मोर फोकस्ड ऑन कि आप कैसा रिसर्च गैप एनालिसिस कैसा करते हैं, एग्जीक्यूशन रिसर्च की कैसे करते हैं, तो वो चीजें, वो स्किल्स आप सीख रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब जिस तरह हमारे, मेरे ख्याल में शायद 90% या शायद इससे भी ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स, क्या होता है, दे डू बीएस, अगर उसके बाद कहीं जॉब करते हैं, या दे स्ट्रेट अवे गो फॉर एमएस एमफिल, पीएचडी, और पीएचडी के बाद डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो जाते हैं, एंड देन वो आगे वो ये सफर शुरू हो जाता है। तो मुझे अगर मैं देखूं तो जो मेरा पोस्ट डॉक का 1 साल था, अगर वो 1 साल में दरमियान में से निकाल दूं तो मैं शायद बहुत अपने आप को बहुत पीछे मैं समझता हूँ। बिकॉज पोस्ट डॉक्टोरल जो टेन्योर होता है वो एक ऐसा ट्रांजिशन का फेज होता है जहाँ पे आप एक पीएचडी की ट्रेनिंग से आगे निकल के अब आप सुपरवाइजर को हेल्प कर रहे होते हैं, आप रिसर्च फंडिंग को भी देख रहे होते हैं कि प्रपोजल राइटिंग के क्या मेन की पॉइंट्स होते हैं, आप थोड़ा बहुत सुपरवाइज भी कर रहे होते हैं, आप आइडिया जनरेशन भी कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है ये जो हमारा मसला है जो एग्जीक्यूशन का या रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का, ये एचईसी को शायद इस मामले में थोड़ा सोचना चाहिए कि, और जाहिर है हमारे जॉबलेसनेस भी बहुत है अब पीएचडीज की। देयर आर एक बड़ा वो बहुत बड़ा नंबर अब मीडिया में आता है जो कि पीएचडीज है और उनके पास जॉब्स नहीं है। तो हमारे जो सक्सेसफुल शेम ना, मतलब ये एक तरह का शेम है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने हाई क्वालिफाइड। एक छोटा सा क्वेश्चन दोनों से ऐड करूंगा। एक तो रिसर्च माइंडसेट होता है फैकल्टी का, एक होता है रिसर्च माइंडसेट इदारे का, यूनिवर्सिटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि वो रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मतलब हेल्प को आ रहे हैं फैकल्टी के, क्योंकि इट्स अ टीम वर्क ना, ये टीम वर्क है। ये मैं अकेला तो पूरा मतलब कंधे पे नहीं डाल सकता फैकल्टी के। तो डॉक्टर साहब, ये इदारे का रिसर्च माइंडसेट है या नहीं है डॉक्टर मुशर्रफ? देखिए, ये आपने जो ये सवाल उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड यहाँ पे लूप होल्स है, आई एग्री। देखिए, पाकिस्तान में खास तौर पे कोई एक फ्रेश बंदा आए पीएचडी करके और उसको किसी डिपार्टमेंट में जाए, वहां पे उसको बड़ा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर हो, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अपने इदारे की वो ऐसा नहीं है। वहां पर डेफिनेटली बहुत लूप होल्स हैं, वो एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की भी सपोर्ट नहीं है कि जिस तरह आप यूरोप में देखते होंगे कि एक प्रोफेसर के साथ 2 एसोसिएट और एक असिस्टेंट, पूरा एक ग्रुप
ग्रुप वर्क जो होता है ग्रुप रिसर्च, होता है। वो जी, जी, कॉन्सेप्ट, जी। हाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हाउ यू कैन थिंक एक असिस्टेंट प्रोफेसर स्ट्रेट अवे ही इज एबल टू स्टार्ट द रिसर्च विदाउट द गाइडेंस। तो ये चीजें, मेंटोरिंगशिप जो है हमारे लिए यहाँ पे लैकिंग है पाकिस्तान में, और ये सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसमें एक हिरार्की हो, एक अम्ब्रेला हो, जिसमें एक प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 4 असिस्टेंट, इस तरह का नहीं है एटमॉस्फेयर। और इसकी वजह से शायद हमारे बहुत सारे जो ब्रेन ड्रेन भी हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, खासतौर पे उन साइंटिस्ट के लिए जो बाहर से कर आते हैं पीएचडी, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छा माहौल देखा होता है, वो एक सिस्टम उन्होंने देखा होता है कि कितना एक केमिकल लिखो तो तीसरे दिन आ जाता है, दे हैव अ काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें वो फैसिलिटेट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये हमारा पाकिस्तान में ये इशू है। जो बाहर से पीएचडी करके आते हैं वो असल में उस इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट को सपोर्ट मिलती है, तो वो उस एनवायरनमेंट से होके आते हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं शायद यहाँ पे भी ऐसा ही हो। डॉक्टर आसिम, आप क्या कहते हैं इस बात पे? जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पॉइंट डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर मुशर्रफ ने रेज किया। 2 चीजें मेरे जहन में जो आ रही हैं वो आई वुड लाइक टू शेयर कि एक, जब हम बाहर एज अ पीएचडी स्टूडेंट होते हैं और हम ये सारी फैसिलिटीज देख रहे होते हैं, और ये जो ईज ऑफ रिसर्च है और ईज ऑफ फैसिलिटीज, केमिकल्स, तो हम ना उसके पीछे शायद ये नहीं देख रहे होते हैं कि वो जो पीआई है उसकी कितनी स्ट्रगल है। क्योंकि बाहर भी आपकी दुनिया में शायद ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे रिसर्च फंडिंग जो है वो कम्पिटिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा हर जगह पे कम्पिटिटिव है। तो वो भी तो एक हम इस चीज से शायद ना थोड़ा दूर होते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल एज अ पीएचडी स्टूडेंट, हम एज असिस्टेंट प्रोफेसर जब बन जाते हैं तो वी आर स्टिल थिंकिंग कि अभी भी हमारे ऊपर एक कोई होगा जो कि हमें केमिकल्स या हमें फंडिंग देगा। ये पॉइंट बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि वी हैव एज पीआईज या एज असिस्टेंट प्रोफेसर्स, हमने इस बात को रियलाइज करना है कि और स्ट्रगल तो हर जगह पे है, नॉट हमारी यूनिवर्सिटी में एक शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर चाहूंगा मैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में अभी कोई ऐसा जैसे BASR होता है, जैसे वो तो उसके की जुरिस्डिक्शन में ये काम नहीं आता कि वो पूरे यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट का कल्चर, रिसर्च कल्चर को सपोर्ट करे, ऐसा मतलब मेरा ख्याल है। डॉक्टर मुशर्रफ, सॉरी एक्चुअली ये आपकी बात सही है, नॉट नेसेसरीली कि वो ASRB या BSR जो भी हो, लेकिन ये एक सिस्टम की जरूरत है, एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की जरूरत है जो कि आपकी रिसर्च एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करे, और बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये देखिए मॉडल्स, रोल मॉडल्स दुनिया भर में है, उसकी एडॉप्टेशन की जरूरत है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, एडॉप्टिव अप्रोच ले ली जाए जो कि डेवलप कंट्रीज में है रिसर्च की, आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट कर दे, दैट्स ऑल। डॉक्टर आसिम, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा मॉडल या आइडिया फ्लोट हुआ है? नहीं, आई थिंक ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी यही इशू है। जिस तरह डॉक्टर मुशर्रफ ने बात की कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जब आता है तो, लेकिन मेरे ख्याल में ये सिस्टम शायद ये खुद भी ठीक होगा, बिकॉज अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकल देखें तो टेन्योर ट्रैक शुरू हुआ 2000, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 7-8 में प्रोबेबली स्टार्ट हुआ है ना, 10 क्या इतना मैच्योर नहीं है। तो हमारे पास इस वक्त हायरार्की में ऑल ओवर द पाकिस्तान जो यूनिवर्सिटीज हैं, नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स एक सडन जब चेंज आया तो वो बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से जो ये गैप बहुत ज्यादा आ गया है। तो आई थिंक जो अब डेवलपमेंट हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोग्रेस हो रही है, तो जो अब असिस्टेंट प्रोफेसर जिनको 6-7-8 साल हो चुके हैं, दे आर स्लोली ट्रांजिशनरी फेज में है, एसोसिएट प्रोफेसर बन रहे हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर है वो प्रोफेसर बन रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आई फोरसी कि इन द नेक्स्ट 2-3-4 इयर्स ये हायरार्की बनना शुरू हो जाएगी, व्हेन वी विल हैव इनफ फैकल्टी एट द एसोसिएट एंड प्रोफेसर लेवल। फिर ये रिसर्च ग्रुप का कल्चर भी आएगा। हायरार्की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो मैं मुशर्रफ बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या HEC को शायद चाहिए कि वो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट करे कि आप ऐसी एक इदारा भी बनाए यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिर्फ रिसर्च को पुश करे, या रिसर्चर्स को पुश से मुराद सपोर्ट करे, उनको गाइड करे, उनको कोलैबोरेट करे, उनको वेन्यूज दिखाए, उनको रिसर्च फंडिंग के रास्ते दिखाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रिसर्च फंडिंग से ही है। डॉक्टर साहब, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग बहुत मुश्किल काम है, चैलेंजिंग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं याद पड़ता कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी तक हमारे यहाँ कोई रिसर्च ग्रांट राइटिंग का लर्निंग और टीचिंग कॉन्सेप्ट है। नो, ठीक है। तो आप लोगों ने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और खास तौर पे ये रिसर्च प्रपोजल विन करना, और आपका जो विनिंग रेट है, कितने आउट ऑफ रिसर्च प्रपोजल में से आप विन करते हैं, ये जरा थोड़ा सा डिटेल में बताएं दोनों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसे, मनी के बगैर रिसर्च नहीं हो सकती है, पैसे तो चाहिए ना। तो और रिसर्च प्रपोजल राइटिंग जो है वो लाजमी है, मतलब फर्स्ट स्टेप है एक्चुअली। जी मुशर्रफ साहब। जी हाँ नदीम, आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा। आई एग्री विथ यू कि इस चीज़ की ट्रेनिंग हमारी मास्टर तक तो वी नेवर हर्ड अबाउट दिस रिसर्च प्रपोजल राइटिंग एंड ऑल दिस थिंग। इवन कि जब हम हम पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसी तरह से जब हम लाइक एमफिल और पीएचडी में भी वी हैव नेवर रिटन सच टाइप ऑफ प्रपोजल। बट फॉर्चुनेटली जिस तरह से मैंने बताया कि मैं जिस इदारे से हूँ, वहाँ पर हमारे जो प्रोफेसर हजरात थे, हमने उनको देखा इस तरह की चीज़ें करते हुए। और ख़ास तौर पे जब पोस्ट पीएचडी टाइम आया, उस वक्त एटलीस्ट हमारे इदारे में जो स्टूडेंट्स अगर होते हैं, जब वो थीसिस राइटिंग करके अपनी वाइवा स्टेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर सुपरवाइज़र उनको मेरे टाइम पे इंगेज इस तरह से कर लिए करते थे। अब तो हमारे यहाँ बहुत प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं रिसर्च प्रपोजल राइटिंग के रेफरेंस से, और पूरे पाकिस्तान में होती हैं। इट्स क्वाइट कॉमन। एडिशन टू दैट, जो हमारा इदारा है वो पीएचडी स्टूडेंट्स को 3 क्रेडिट आवर्स देता है टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। तो वो सुपरवाइजर उसको गाइड करता है, एंड ही और शी नीड्स टू राइट अ प्रपोजल इन द फॉर्मेट ऑफ HEC and RPU, which means that उनको तमाम पॉइंट्स की उनको डिफेंड करने होते हैं, उनको बजट बनाना सिखाया जाता है, उनको साइंटिफिक रैशनल, साइंटिफिक क्वेश्चन, हाइपोथेसिस। तो जब आप उस प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं तो समहाउ आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। एक तो ये बात कि ये मतलब अभी कुछ अरसे में शुरू किया है। Yes, we have started around just we have started this exercise around 5 years or 6 years before, और ये बड़ा अच्छा हमने ये स्टेप लिया। और बच्चे स्टूडेंट्स भी जो हमारे जो मतलब यहाँ से हमारे यहाँ से पीएचडी करके जाते हैं, तो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं इसकी वजह से कि हमने उनको रिसर्च प्रपोजल राइटिंग लिखना सिखाई। एक तो ये बात। दूसरी बात आप कह रहे थे कि जो जो डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, हम सब जब खुद अपना प्रोजेक्ट लिखते हैं और भेजते हैं, तो आपको फेलियर्स होते हैं, नो डाउट, हर एक को होते होंगे। लेकिन वो फेलियर से आप बहुत सीखते हैं, उससे आपको पता चलता है जी, अगर खास तौर पे अगर रिव्यू हुआ है और उसके कमेंट्स आए हैं, तो आपको पता चलता है कि जी मैंने ये हिस्सा में कुछ गलत लिख दिया, मैंने रैशनलाइज सही नहीं किया, मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया फंडिंग को, मैंने अननेसेसरी चीजें तो ये तो एक लर्निंग प्रोसेस होता है। और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ भी रिसर्च ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर से लोग आरओ लगते हैं, तो उसमें ये चीज़ अच्छे से सीख लेते हैं 1-2 साल के अंदर, और फिर बहुत आराम से वो रिसर्च फंडिंग सिक्योर करते हैं। जहाँ तक बात कि कितने रिसर्च प्रपोजल लिख के जमा कराएं और कितने विन हुए, ये तो कॉल्स पे डिपेंड करता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब मेरी जो सक्सेस रेट है वो बहुत बेहतर है। तो अब तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। 100% मत कह दीजिएगा। नहीं 100% तो किसी की भी नहीं हो सकती, लेकिन मतलब ये है कि मसला हो जाएगा फिर। नहीं मतलब देखिए, जो रियलिटी जो फैक्ट्स हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप नए अकेडमी में आते हैं, रिसर्च में आते हैं, उस वक्त रिसर्च प्रपोजल्स बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं, और वो आपका लर्निंग फेस होता है। और सीनियर होने के बाद भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट रिसर्च की एथिक्स समझ में आ जाती है कि कैसे लिखा जाता है। और खासतौर पे जब आप इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी से विन करते हैं, तो अच्छा खासा टफ कंपटीशन होता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक, डॉक्टर आसिम,
आपसे भी यही सवाल है कि आपने कहाँ से सीखा, जी मतलब जी व्यक्तिगत आई थिंक मैं अगेन उसी बात को अपनी रिपीट करूंगा कि जो पोस्ट डॉक का जो आपका पीरियड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता शायद दुनिया में ऐसे बहुत कम ही ममालिक होंगे जहां पे आप विदाउट पोस्ट डॉक जस्ट एज फ्रॉम पीएचडी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी पोजीशन पे आ जाते हो। तो मुझे तो उसमें बहुत हेल्प हुई और उसकी वजह डॉक्टर से साहब, हमारे सक्सेस रेट पाकिस्तान भी में तो हुआ। पोस्ट डॉक कल्चर नहीं है ना अभी। बिल्कुल ये बहुत वही ना, मैं यही तो प्रपोज कर रहा हूँ कि आई थिंक आई एम बिग एडवोकेट कि हमें पाकिस्तान के अंदर भी एचईसी को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा या लेना चाहिए। आईपीएफपी को वो कन्वर्ट कर सकते हैं, देयर शुड बी समथिंग लाइक दैट। दूसरा एज अ बिकॉज आई एम रिव्यूइंग सेवरल रिसर्च आर्ट प्रोजेक्ट्स, मैं एचईसी के पैनल पे एचईसी के पैनल के थ्रू पीएसएफ और कुछ इंटरनेशनल प्रपोजल्स भी रिव्यू किए हैं डिफरेंट मलेशिया के और कुछ और कंट्रीज के। तो एक चीज बहुत नजर आई कि यू क्लियरली सी कि जो अर्ली कैरियर फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको बहुत ज्यादा लैक करते हैं। आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन द वे दे पुट इन द प्रपोजल उसके अंदर काफी मसले होते हैं। तो इसके अंदर आई थिंक एचईसी इज ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपने देखा हो रिसेंटली काफी एग्रेसिवली दे आर वर्किंग ऑन इट, बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई हैं एचईसी ने ताकि प्रपोजल राइटिंग एंड हाउ टू विन अ रिसर्च प्रपोजल उसके ऊपर पीआईज को थोड़ा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये चीजें यूनिवर्सिटीज को भी आई थिंक देखना चाहिए, उनको भी इस तरह की हम इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो अर्ली कैरियर रिसर्चर्स हैं उनके लिए वर्कशॉप्स हों, ट्रेनिंग्स हों, क्योंकि खुद तो ये सीखना ये चीज बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, एक बात मैं कनेक्ट करता हूँ पिछली बातों से कि हायरार्की भी इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वर्कशॉप जो है लेवल पे प्रपोजल राइटिंग जो है वो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कोलैबोरेशन मतलब जो सीनियर फैकल्टी है, जैसे कि डॉक्टर मुशर्रफ ने कहा कि उनके यहाँ सारे प्रोफेसर्स हैं, आई डोंट नो कि कहीं हर जगह ही मौजूद होते हैं सीनियर फैकल्टी, उनके साथ कोलैबोरेशन की कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे यहाँ लैक करता है। पर्सन टू पर्सन हम लोग साइंटिस्ट आपस में कोलैबोरेशन नहीं कर पाते हैं, इंटर डिपार्टमेंट नहीं कर पाते हैं, कोई इंटर यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडस्ट्री और एकेडेमिया तो फिर हम आखिरी में जब हम आपस में नहीं मिल बैठ सकते तो इंडस्ट्री को हम क्या इनवाइट करेंगे। तो कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस बताएं जरा। जी नदीम, ये तो बहुत आई मीन लाइक ये तो बेसिक सोल है फॉर गुड क्वालिटी रिसर्च। I mean, without having collaboration, you cannot produce. I mean, generally, you cannot have a good quality research work. तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आपने सही बात बताई कि कोलैबोरेशन पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट और कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि गलत है। मैं खुद जैसे मैंने आपको शुरू में जब अपने बारे में बता रहा तो आपने सुना होगा कि ये डिजीज और बायोमार्कर और कैंसर, तो ये तो सारा मेडिकल की फील्ड होती है, तो विदाउट कोलैबोरेशन विद द क्लिनिशियंस वी कैन नॉट वर्क ऑन दैट। और मेरा जो अर्ली करियर था उसमें मैंने बहुत एफर्ट की है, डॉक्टरों को जा जाके प्रेजेंटेशंस दी, क्लिनिशियंस को जा जाके प्रेजेंटेशंस दी, और यहाँ पे मैंने तमाम हॉस्पिटल कराची के जो मेरे थे, मैं सिर्फ भागता रहता था डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ माइंड सेट नहीं था इस तरह से कि ये कौन साइंटिस्ट आ रहा है और जो डिजीज पे काम करता है, और एक्सेप्टेंस भी लिमिट है, लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते कि केमिस्ट कैसे काम कर सकता है, तो ये कोलैबोरेशन के इश्यूज थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया, और मुझे बहुत एफर्ट करनी पड़ी, लेकिन बिला आखिर हमने उसमें नाम बनाया और लोगों का ट्रस्ट डेवलप किया। देखिए, कोलैबोरेशन लोगों में इसलिए नहीं है कि एक तो वो कल्चर नहीं है, दूसरा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में इशू है कि कोलैबोरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पे, और फिर एथिक्स होते हैं। आपको पता है साइंस के एक एथिक्स हैं, तो आपका जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर है उसको भी समझना चाहिए और आपको भी समझना चाहिए रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं। और फिर उस कोलैबोरेशन वर्क की इम्पोर्टेंस कि जो आप कोलैबोरेशन में काम करते हैं तो उससे अल्टीमेटली सोसाइटी को और एक आम आदमी को फायदा होता है। ये असल सही मानों में कोलैबोरेशन का जो इम्पैक्ट आता है, चाहे वो आप इंडस्ट्री से करें, चाहे आप दूसरे इदारों से करें, हॉस्पिटल्स में जाएं, उसका जो पर्पस है वो सही मानों में उसी वक्त आता है जब आप एक्सटेंसिव कोलैबोरेशन करें। तो ये बहुत जरूरी है, और गुड क्वालिटी रिसर्च वर्क के लिए भी, इनोवेटिव वर्क के लिए भी, इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए भी। तो कोलैबोरेशन से
पे तो कोई डाउट नहीं है कि ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के साथ भी और तमाम दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा, मैं जस्ट टू इनकरेज दी यंग फैकल्टी मेंबर्स कि देखिए मैं आई एम अ केमिस्ट। यहाँ पर एक पाकिस्तान में एक फंडिंग एजेंसी है विच इज इग्नाइट, उसका नाम चेंज हो गया, पहले ICT R&D, दैट इज रिलेटेड टू द फंड्स ऑफ IT सेक्टर, जो टेलीकम्युनिकेशन और IT से पार्ट है। तो आई एम द फर्स्ट केमिस्ट एक्चुअली जिसने उनसे ग्रांट विन की। तो यू नो ये हाउ, बिकॉज मैंने मुझे था कि मैं कुछ ऐसा डेटाबेस बनाऊं जिससे ड्रग्स की क्विक आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो मैंने IT सेक्टर के बंदे को लिया और इनको लिया और 5-6 लोगों को करते करते, तो जब मैंने किया उसको मैंने डिफेंड किया IT पर्सन के सामने, कैन यू इमेजिन। तो मैंने विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इसी इससे तरह ये भी से है ना कि मैंने, देखिए 6 दिमाग मिल गए, 6 ब्रेन्स जी मिलके जी बैठेंगे, टीम वर्क, और ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। कि सबका हाँ ही फायदा, जैसे आपने कहा सोसाइटी का फायदा, तो एग्जैक्टली, आपस में भी सबका इक्वल फायदा है। एग्जैक्टली। जी जी जी। आप। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि एक हर्बल इंडस्ट्री हमारे साथ, मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट लिखा, इंडस्ट्रियल सपोर्ट थी HEC की, मैंने वो ग्रांट विन की। तो इंडस्ट्री को भी मैंने एतमाद में लिया और इंडस्ट्री ने उसमें मतलब वो अपने पैसे लगाए उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो यू नो आई मीन आपकी ये कह देना, ये मैं इम्पोर्टेंस के साथ साथ मैं ये बात मैंने इसलिए दोनों एग्जाम्पल दिए हैं उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा मतलब डिसहार्ट हो जाते हैं। तो आप अगर आप कोशिश करें ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोलैबोरेशन इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड क्वालिटी वर्क। ये इसमें भी रिसर्च प्रपोजल की तरह ट्राई अगेन, बार बार रीच करना जी पड़ता जी, है। जैसे आपने कहा ऑलवेज कि मैं बार बार ऑलवेज। गया, हर डॉक्टर के पास गया, हर एकेडमी जी, इंडस्ट्री में गया, तो जाहिर बात है 100 में से 10 तो आपकी बात सुनेंगे ना। जी डॉक्टर ऐसा ही आसिम, है, आपका ऐसा ही है। एक्सपीरियंस कैसा है? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको, इससे तो खिलाफ एज अ रिसर्चर एज साइंटिस्ट आप कर ही नहीं सकते। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि व्हेन आई ज्वाइन इन 2012, तो पहला रिसर्च प्रपोजल तो मेरा एक्सेप्ट हुआ 2015 में। तो अगर मैं यही सोचता कि अब कुछ नहीं है, देयर आर वेरी फ्यू फैसिलिटीज, और तो ये एक बहुत ज्यादा ब्रेक आ जाना था। तो व्हाट आई लुक फॉर कि कोलैबोरेट किया जाए, जो फैसिलिटीज हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाए। और फिर आप एज एन अर्ली कैरियर रिसर्चर्स, यू कैन ऑल्सो यूज योर कोलैबोरेशन फॉर द थिंग्स जो कि आपके पास नहीं है। आप लाइक माइंडेड लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो कोलैबोरेट आप कभी भी एज अ रिसर्चर एक कमरे में, एक लैब में बैठ के, यू कैन नॉट हैव डू द रिसर्च जिसकी एक वाकई सोशल इम्पैक्ट हो या जिसकी वाकई साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू या वर्थ हो। तो कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वंस अगेन HEC ने एक अच्छा स्टेप लिया है रिसेंटली कि जो अब जो भी कॉल्स आ रही है HEC की, वेदर वो ग्रैंड चैलेंज फंड है जो रिसेंटली आया या लोकल चैलेंज फंड है, तो उसकी ये काइंड ऑफ कंडीशन है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्लाई कर रहे हैं तो देयर आर वेरी मिनिमल चांसेस शायद वो एलिजिबल भी ना हो। सही। तो आपको एक कंसोर्शियम बनाना पड़ेगा 3-4 यूनिवर्सिटीज का मिलके। तो जब इस तरह की कंडीशन एक रेगुलेटर की तरफ से भी जी आएगी, हाँ। तो वो ये भी एक बड़ा अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है। HEC का भी इसमें रोल है, रेगुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल जिससे मैंने कहा था थोड़ा सा पुश करें रिसर्च में। बिल्कुल ये पुश ही एक तरह से एक ड्राइविंग फोर्स है। और ये स्टार्ट होता है कोलैबोरेशन, रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, जब आप इंटरडिसिप्लिन एक बिल्कुल। आइडिया लेकर आएंगे। और वो डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम तकरीबन हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है। हम आपसे चाहते हैं कि आखिरी मैसेज, एक पॉजिटिव और इनकरेजिंग मैसेज टू न्यू, आप भी न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट हैं, नौजवान, और हम आने वालों को और जो एग्जिस्टिंग हैं अभी, कि उनको कोई मैसेज दें प्लीज। हाँ, मैसेज ये है कि घबराना नहीं है आपने। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखिए कोई भी जो यंग साइंटिस्ट होते हैं, आपको मसाइल होंगे, परेशानी होगी, और बस हिम्मत से लगे काम करें। बहुत रोल मॉडल्स मौजूद हैं, बहुत यंग एज में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान में लोग कर रहे हैं। तो उनको देखें, उन लोगों को देखें जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको फॉलो करें, उनसे मिलें, वो आपको गाइड भी करेंगे। तो बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में यंग रिसर्चर का, साइंटिस्ट का। तो इन चीज़ों को, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करें, उससे आप अवॉइड करें, और इनकरेज हो काम करने के लिए। आप जब कोई चीज़ अचीव करेंगे
आपको बड़ी खुशी मिलेगी, यकीन करें। तो ये मेरा मैसेज है अपने तमाम जो यंग लोग हैं जो आना चाहते हैं, वो जरूर आए और ज्वाइन करें रिसर्च को। उन लोगों से मिले जो कि अचीवमेंट है जिनकी, उनको ढूंढे, इवन उनको आपको ट्रैवल करना पड़े उसके लिए, एक जगह से दूसरी जगह या शहर आप जाके। दो ही तरीके हैं, मैं डॉक्टर आसिम की तरफ आता हूँ कि या तो आप बैठे रहें कंप्लेन करें या फिर आप एफर्ट करें, मतलब कोई और तो आके करके नहीं देगा। नॉथिंग टू लूज वाली, जी बिल्कुल, नॉथिंग टू लूज, विन विन सिचुएशन है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अभी बिल्कुल यूजलेस आपकी जो एफर्ट्स हैं, अगर वो उनका फायदा नहीं हो रहा या आप एफर्ट कर नहीं रहे, तो एटलीस्ट आप एफर्ट करेंगे, लोगों से कोलैबोरेट करेंगे, ये जो सारी बातें आज हमने डिस्कशन में की, ये सारी एफर्ट्स करेंगे तो उसका फ्रूट मिलेगा। अब जो लोग पीएचडी की तरफ आना चाह रहे हैं या रिसर्च के कैरियर में आना चाह रहे हैं, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये डिग्री या जॉब, ये बड़ा एक डिफरेंट सा एक कैरियर है, इवन दो के रिवॉर्डिंग है, लेकिन स्टिल अगर आप में पैशन नहीं है, अगर आप एक नई चीज, न्यू फाइंडिंग्स की तरफ आपका पैशन नहीं है, आपकी जुस्तजू नहीं है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। शायद आप पीएचडी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद एकेडेमिया में सरवाइव करना, ये एक सक्सेसफुल एकेडमिक बनना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा, फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, लेकिन आजकल मुझे तो लगता है बहुत अच्छी सिचुएशन है। जस्ट इमेजिन कि 10 साल पहले आप कॉमसेट्स की एग्जांपल ले लें, आप जब एज अ पीएचडी जब करके आए थे, तो अगर तब आप रिसर्च करना चाहते तो क्या हमारे पास कोई इक्विपमेंट इस तरह के थे? कुछ भी नहीं था। अब तो हर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी फैसिलिटीज बन चुकी हैं, और जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एफर्ट है, that is much less than the people who joined probably 10-12 years। आप दोनों माशाल्लाह बैठे हुए हैं जो कि उस वक्त आप लोगों ने ज्वाइन किया या अपना कैरियर स्टार्ट किया जब बहुत रेयर फैसिलिटीज थी, बहुत कम थी। और ये उन लोगों ने ही बनाई है जो कि थोड़ा थोड़ा करते हुए अपना डेवलप करते रह गए। ये हमारे सीनियर्स ने और हमारे कोलीग्स ने ही बनाई है ना, जो कि पॉजिटिविटी पे बिलीव करते थे, जो काम कर रहे थे, जो प्रपोजल लिख रहे थे, मतलब ग्रांट उन्होंने की। बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग हर वक्त काम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही ब्लैक चीज हो। थैंक यू वेरी मच। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन, कंप्लेन करने से या उदास रहने से, कुछ ना करने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमें एफर्ट करनी है, हमें प्रोग्रेस करना है, हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है, और उन लोगों को तलाश करना है जो इस फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनमें से दो, एक रोल मॉडल साइंटिस्ट डॉक्टर मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम को मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किया या उनको इनवाइट किया। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं। आखिर में मैं अल्लामा इकबाल का, जो कि हमारे नेशनल शायर हैं, उनका ही एक, हमने बचपन में बहुत सारे उनके अशार पढ़े हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उनको समझ के उन पे अमल करने का वक्त अब है। खासतौर पे जो हमारी फैकल्टी है लेवल के, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। इस पे एक गौर करने चाहिए। और आखिर में जाते हुए मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ एक मिसरा पढ़ूंगा इकबाल का ही, कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इसी नोट पे मैं इजाजत लूंगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, आप लोग मेरे साथ रहिए। अभी हम प्रोग्राम को लाइव को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, और मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम आगे भी अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे टॉपिक्स पे बात करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।